फ्रेंड्स, मैं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय शिवम सिद्धार्थ में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के संदर्भ में पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हमने आपको हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, हड़प्पा सभ्यता के भवन, सड़क और नालियों के संदर्भ में आपके साथ चर्चा किया था। आज हम हड़प्पा सभ्यता में कृषि के संदर्भ में बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से किन किन फसलों के साक्ष्य मिले हैं। तो यदि कृषि की बात की जाए तो हड़प्पा से हमको कुल 9 प्रकार की फसलों के साक्ष्य मिले हैं। कितने प्रकार के फसलों के साक्ष्य मिले हैं? 9 प्रकार के फसलों के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें से गेहूं, जौ, चावल या आप इसको धान कह सकते हैं, धान, कपास, दाल में बात कर लिया जाए मटर आदि फसलों के साक्ष्य यहाँ से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। बाजरा का भी साक्ष्य मिला है, बाजरा आदि इन फसलों का साक्ष्य यहाँ से हमको हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं, ठीक ना। और यदि दलहनी उसकी बात की जाए तो यहाँ से हमको सरसों के भी, तिल के भी, किसके? सरसों, तिल, तरबूज के भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, तरबूज, ठीक ना। तो इस तरह से इन फसलों के साक्ष्य यहाँ से हमको हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। एक फैक्ट यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता से हमको कुल 9 प्रकार के फसलों के साक्ष्य हमको क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख फसल क्या था, तो आप बताएंगे गेहूं और जो जौ था यह हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण फसल था, ठीक ना। इसके बाद थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि किन किन स्थलों से या कहां से इस प्रकार के फसलों के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे जो हम पहला स्थल ले रहे हैं वह ले रहे हैं लोथल और रंगपुर। क्या? लोथल और रंगपुर। और इन दोनों स्थलों से हमको पहले नंबर पे किसके कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? चावल। या आप ये कह सकते हैं, हमने पीछे आपको बताया था कि रंगपुर से वनस्पति अवशेष या धान की भूसी, और हमने बताया था क्या? जला हुआ चावल। अब जैसे नॉर्मल समझिएगा, जो चावल है यदि उसको उस तरह से खुले में छोड़ दिया जाए ना तो वह सड़ जाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि आग लग जाने की वजह से, किन्हीं कारणों की वजह से आग लग जाए तो चावल के जो दाने होंगे वो जल जाएंगे, और जब चावल के दाने जल जाएंगे तो वो एक तरह से देखा जाए तो राख में परिवर्तित हो जाएगा, या हम ये कह दें कि एक तरह से देखा जाए तो वो कोयला बन गया। नॉर्मल सा समझिएगा, मेरे भाव को समझिएगा, बाकी उसमें मत जाइएगा। वो एक जल जाएगा, जब जल जाएगा तो वह कोयले के रूप में परिवर्तित हो गया या कार्बन के रूप में परिवर्तित हो गया। अब उस तरह से वह जमीन में कई सालों तक, हजारों सालों तक क्या रहेगा? बना हुआ रह सकता है। तो जब इन स्थलों की जब खुदाई की जा रही थी लोथल से और रंगपुर से, तो हमको जले हुए चावल के दाने यहाँ से क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। तो यही हमने बताया कि धान या धान की भूसी या जला हुआ चावल यहाँ से क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। एक बात और याद रखिएगा, लोथल और रंगपुर से जो दूसरा महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है वह है आपका बाजरा के कृषि के भी यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अक्सर पहला वाला एग्जाम में पूछा है तो प्रतियोगी छात्रों को ये जानकारी होती है, लेकिन दूसरा वाला एग्जाम में नहीं पूछा है तो इसके लिए इसके संदर्भ में जानकारी का अभाव होता है। लेकिन याद रखिएगा, लोथल और रंगपुर से हमको किसके साक्ष्य मिले हैं? बाजरे के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपके साथ जो अगला स्थल जो होगा वह होगा आपका कालीबंगा, ठीक ना। और ये कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। और हमने बताया था कि कालीबंगा से आपको जुते हुए खेत का साक्ष्य,
जुते हुए खेत का साक्ष्य से क्या तात्पर्य है? भाई खेत की जुताई हम किस लिए करते हैं? कृषि कर्म के लिए ही तो करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ के लोग कृषि करने के लिए खेत की जुताई करते थे। साथ में यहीं से हमको दो फसल एक साथ बोने के भी साक्ष्य मिले हैं। कहां से? कालीबंगा से। और ये कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। लोथल और रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में है। इसके बाद हम बात करेंगे बनावली। ये बनावली कहाँ पे है? ये जो बनावली है यह आपके हरियाणा में है। यहां से क्या मिला है? मिट्टी का हल। क्या मिला है यहां से? बनावली से क्या मिला है हमको? एक मिट्टी का हल मिला है। मिट्टी के हल से क्या तात्पर्य है? मिट्टी के हल से तात्पर्य यह है कि इसको आप एक तरह से खिलौना कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको आप एक तरह से खिलौना कह सकते हैं कि जैसे भाई अब जाहिर सी बात है कि अब हल की प्राप्ति हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ के जो लोग थे वो कृषि कर्म से परिचित थे। और कृषि कर्म से परिचित से तात्पर्य है कि अपने खेतों को जोतने के लिए किसका प्रयोग करते थे? हल का प्रयोग करते थे। तो बनावटी से हमको क्या मिला है? एक मिट्टी का हल मिला है। अब हम बात करते हैं अगला स्थल मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है। आप देख रहे हैं ये पाषाण काल से ही चला रहा है। और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि मेहरगढ़ से हमको किसका साक्ष्य मिला है? कपास का साक्ष्य मिला है। और यूनानी इसको क्या कहते थे? इसको यूनानी लोग सिंडोन कहते थे। यूनानी भाषा में कपास को क्या कहा गया है? सिंडोन कहा गया है। तो मेहरगढ़ से हमको कपास की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। साथ में आप देखेंगे कि यहां से गेहूं के, जौ के, खजूर के, इस प्रकार के फसलों के साक्ष्य यहाँ से हमको क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। कहां से? मेहरगढ़ से। यानी कपास से तात्पर्य क्या है कि अब ये लोग कपास की कृषि से परिचित हो गए हैं। और कपास की कृषि के परिचित के बाद ये लोग कपास के रेशे बनाएंगे और आगे के कालों में इसी से वस्त्र निर्माण या वस्त्र उद्योग कार्य क्या होगा? शुरू होगा। इसके बाद हम यदि धौलावीरा की बात करें, किसकी बात किया जाए? धौलावीरा की बात किया जाए, तो धौलावीरा से हमने आपको बताया था कि एक शैलकृत जलकुंड मिला है। धौलावीरा से क्या मिला है? शैलकृत जलकुंड। और उस जलकुंड का जो प्रयोग किया जाता रहा होगा, आपातकाल की स्थिति में उस जल को किसी भी कार्य के लिए प्रयोग किया गया होगा। जैसे हमने क्या बताया था? धौलावीरा क्या मिला था? शैलकृत जल कुंड मिला था। यानी एक ऐसा कुंड मिला है जिसके पेंदे में क्या लगाया गया है? पत्थर लगाया गया है। तो उसको हमने क्या कह दिया है? शैलकृत जल कुंड। वहां पे जल को संचय किया जाता था और आवश्यकता अनुसार जिस कार्य में लेना होता था उस कार्य में उसका प्रयोग किया जाता था। इसके बाद इसी समय आपको मैं बता दूं कि एक स्थल है रोजदी से हमको बाजरे की 6 किस्मों का, बाजरे की 6 किस्मों का साक्ष्य मिला है। यानी कितने प्रकार के बाजरा? 6 प्रकार का। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पहले क्या होता था? सामा, कोदो, सामा हो गया, कोदो हो गया, रागी, ये सारे की सारी जो फसलें मानी जाती हैं ये किससे संबंधित मानी जाती हैं? बाजरे की ही प्रजातियां मानी जाती हैं। तो रोजदी से हमको बाजरे की 6 किस्मों के साक्ष्य क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। तो ये तो हमने बात कर लिया कि हमको हड़प्पा सभ्यता से इतने प्रकार के फसलों के साक्ष्य मिले हैं। और जो पॉइंट हमने आपको बताया है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आप उनको याद रखेंगे। अब कृषि के बाद हम लोग बात करेंगे पशुपालन। यदि पशुपालन की बात किया जाए, पशुपालन कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन प्रकार के पशु पक्षियों को पालतू बनाते थे, तो एक तरह से देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लगभग सभी प्रकार के पशुओं को पालतू बनाते थे। जैसे गाय,
भैंस, सांड, बैल, बकरी, कुत्ता, गधा, खच्चर, मुर्गा, हिरण, तोता आदि। इन सभी प्रकार के पशुओं के साक्ष्य यहां से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। एक बात याद रखिएगा, यदि धार्मिक दृष्टिकोण से बात की जाए, धार्मिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो कुबड़ वाला बैल हड़प्पा वासियों के जीवन में विशेष पूजनीय था। जो कुबड़ वाला बैल हुआ करता था वह हड़प्पा वासियों के जीवन में, कुबड़ वाला बैल भी मिलता है, आप इसको डील वाला बैल भी कह सकते हैं। डील कहना अधिक प्रासंगिक होगा। डील वाला बैल, डील वाला बैल, कुबड़ वाला या जो डील वाला जो बैल था यह हड़प्पा वासियों के जीवन में विशेष पूजनीय था। धार्मिक आधार पर देखा जाए तो यह पूजनीय था। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में हाथी, घोड़ा और ऊंट, हाथी, घोड़ा और ऊंट नहीं थे। ये माना गया है क्योंकि इनके प्रमाणों को लेकर थोड़ी सी संदिग्धता की स्थिति है, लेकिन फिर भी इन दोनों के साक्ष्य क्या होते हैं? हाथी के भी और घोड़ा के भी साक्ष्य क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। तो इतिहासकार इस बात पर सहमत होते हैं कि हो सकता है कि परिपक्व हड़प्पा सभ्यता में ये पशु न रहे हों, लेकिन आगे के कालों में इस प्रकार के पशुओं का आगमन हड़प्पा सभ्यता में हो गया हो। ठीक ना? जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण बताए थे, प्राक, परिपक्व और हड़प्पा बाद। तो हो सकता है कि परिपक्व अवस्था में ये न रहे हों, लेकिन बाद के कालों में इस प्रकार के पशुओं का आगमन हो गया होगा। जैसे हाथी और घोड़ा की बात किया जाए तो जैसे हमने आपको बताया था क्या, लोथल से हमको एक हाथी दांत का पैमाना मिला है। हाथी दांत का पैमाना कहां से मिला था? लोथल से मिला था। इसके बाद यदि बात किया जाए तो आप देखेंगे कि लोथल हो गया, लोथल, मोहनजोदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो, सुरकोटदा, सुरकोटदा से हमको घोड़े की मृण मूर्तियां, घोड़े की मृण मूर्तियों से क्या तात्पर्य है? घोड़े के मिट्टी की मूर्तियां यहां से क्या होती हैं? छोटी छोटी प्राप्त हुई हैं। इसके साथ ही हम बात कर ले राणा घुंडाई, किसकी बात कर ले? राणा घुंडाई। तो राणा घुंडाई से हमको घोड़े के दांत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राणा घुंडाई से हमको घोड़े का दांत का साक्ष्य मिला है। यानी कुल मिलाकर जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु नहीं है, और इनमें से यदि कोई पशु दिया हो तो आप उसको प्रासंगिकता के आधार पर सही मान सकते हैं। यद्यपि हाथी और घोड़ा का हमको सीमित साक्ष्य यहाँ से क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। एक बात याद रहे, एक चीज और, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर यदि पूछ लेता है कि किसके जानवर का अंकन नहीं मिलता है, तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर ऊंट का अंकन नहीं मिलता है। किसका अंकन नहीं मिलता है? ऊंट का अंकन नहीं मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में ऊंट का अस्तित्व था ही नहीं। यद्यपि कुछ इतिहासकार ये बताने का प्रयास करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में ऊंट था, लेकिन माना यही जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में ऊंट नहीं था पूरी तरीके से। तो ये आपका हो गया क्या? पशुपालन। अब देखिए, अब हम बात करेंगे क्या? शिल्प एवं उद्योग। शिल्प एवं उद्योग, यहाँ पे हमने सुविधा के आधार पर शिल्प एवं उद्योग के टॉपिक को कई छोटे छोटे सब टॉपिकों में बांट दिया है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं धातु उद्योग।
धातु उद्योग, या आप इसको कह सकते हैं धातु शोधन। कहने का मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी, यदि धातु युग के आधार पर बात किया जाए तो हड़प्पा की सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता से क्या तात्पर्य है? हड़प्पा सभ्यता के लोग टीन और तांबे के संयोग से किसका निर्माण करते थे? कांस्य का निर्माण करते थे। यानी इनको धातु शोधन का भी ज्ञान है, धातु शोधन का भी ज्ञान है। जैसे हम आगे जब आपको मूर्ति निर्माण कला पढ़ाएंगे या मूर्ति कला पढ़ाऊंगा जब मैं हड़प्पा सभ्यता में, तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मोहनजोदड़ो से हमको कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति मिली है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हड़प्पा से हमको कांसे की बैलगाड़ी मिली है। लोथल और कालीबंगा से हमको कांसे का बैल मिला है। यानी इस तरह की तमाम चीजों के साक्ष्य हमको क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को धातुओं का भी बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान था। एक बात याद रखिएगा, लगभग सभी प्रकार के धातुओं का ज्ञान था हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। लेकिन प्रश्न यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान था? लोहे का, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो ये तो हो गया आपका क्या? धातु उद्योग। धातु उद्योग के बाद अब हम बात करेंगे आपसे मुहर उद्योग। मुहर उद्योग किसकी बात करेंगे हम लोग? मुहर उद्योग की बात करेंगे। समझिएगा, कहीं कहीं मुहर को ही मुद्रा का पर्याय मान लिया जाता है। शब्द ध्यान से समझिएगा, मैं मुद्रा नहीं कह रहा हूं कि मुहर उद्योग मुद्रा उद्योग है, नहीं। कहीं कहीं मुहर को ही मुद्रा का पर्याय या मुद्रा के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पे मुहर उद्योग से सिर्फ और सिर्फ इतना तात्पर्य है, आप एक तरह से इसको छाप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? छाप कह सकते हैं। आप इसको अलंकृत चित्र कह सकते हैं। इन सारी चीजों को मैं आपको बता रहा हूं, ठीक ना। जो मुहर उद्योग माना जाता था हड़प्पा सभ्यता में, मुहर उद्योग एक बहुत ही प्रमुख उद्योग था, ठीक। हड़प्पा सभ्यता की जो अधिकतर मुहरें हैं वो सेल खड़ी नामक पदार्थ से निर्मित है। यह एक किस प्रकार का पत्थर था? श्वेत पत्थर था। क्या था? श्वेत रंग का पत्थर था। उसी को क्या कहा गया है? सेल खड़ी कहा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें हैं उनको मुद्रा का पर्याय हम मान सकते हैं, या मुहरों को एक तरह से छाप के तौर पर प्रयोग किया गया है। ये किससे निर्मित है? सेल खड़ी से। और यदि इनके आकार की बात किया जाए तो इनका आकार या तो आयताकार है, या तो वर्गाकार है। यानी इसको हम कह सकते हैं दोनों को मोटे तौर पर मिलाकर चौकोर। क्या कह सकते हैं? इसको हम चौकोर कह सकते हैं। अब भाई समझिएगा, हमने आपको क्या बताया। जैसे आप ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, ये आपको एक वर्ग लग रहा होगा, और यहीं पर यह आपको एक आयत लग रहा होगा, इस तरह से। तो हड़प्पा सभ्यता की मुहरें या तो आयताकार हैं या तो वर्गाकार हैं। यानी अब इन्हीं के ऊपर अलग अलग तरीके के, किसी के ऊपर वृक्ष बना हुआ है तो किसी के ऊपर जानवर बना हुआ है, ठीक ना। किसी के ऊपर वृक्ष बना है, किसी पर जानवर बना है, किसी पर मानव आकृतियां बनी हैं, किसी पर आड़ी तिरछी रेखाओं का अंकन किया गया है, ठीक ना। तो कुल मिलाकर यह एक प्रकार का छाप था। इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता था? क्योंकि मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापारी थे। जैसे मान लीजिए कि हम और आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं एग्जाम सेंटर पे, तो हमारा बैग होता है, हमारा अपना एक सामान होता है। समझिएगा, इसको मैं वहां से जोड़ूंगा। हम लोग अपने बैग को जब जमा करते हैं तो हो सकता है कि या तो बैग पे कोई स्टिकर लगा दिया जाए या कोई बिल्ला लगा दिया जाता है। जैसे कोई बिल्ला लगाया गया तो यदि उस पे अंक लिखा है 10,
तो 10 अंक का बिल्ला हमारे बैग पे लगा दिया जाएगा और उसी अंक का एक बिल्ला हमको दे दिया जाएगा। कहा जाएगा कि जब आप एग्जाम देके आइएगा तो ये बिल्ला आप दिखाएंगे और इस बिल्ले का नंबर जिस बैग से मैच कर जाएगा हम वो चीज उठाकर आपको दे देंगे, वह आपका सामान है। तो ऐसा माना गया शुरू शुरू में कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जब अपने सामानों को गोदाम में रखते थे तो भाई कैसे जाना जाएगा कि कौन सामान किसका है। तो सामान रखने के बाद उसके ऊपर एक बिल्ला लगा दिया जाता था, एक छाप लगा दी जाती थी और वही छाप उठाकर उस व्यक्ति को दे दिया जाता था। जब वह व्यक्ति दोबारा उस सामान के लिए आता था और वह छाप जब उसको दिखाता था तो वह सामान उठाकर उसको दे दिया जाता था। तो इसी को कहा गया क्या, आपका ये हो गया आपका मुहर उद्योग। और याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरों का आकार है वो कैसा है, या तो आयताकार है या तो वर्गाकार है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो बेलनाकार मुहर है, क्या बेलनाकार, बेलनाकार मुहर, ये किससे संबंधित है, मेसोपोटामिया से। यानी बेलनाकार मुहर जो थी ये कहां की विशेषता थी, मेसोपोटामिया की। बेलनाकार से क्या तात्पर्य समझिएगा, कुछ इस तरह की मुहरें, इस तरह की मुहरें जो संबंधित हैं ये कहां से संबंधित है, मेसोपोटामिया से संबंधित है। इनके साक्ष्य आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं, लोथल से भी हमको बेलनाकार मुहरों के साक्ष्य क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। इतनी बात याद रखिएगा। आप सेलखड़ी की बात कर लिया जाए तो सेलखड़ी का जो है आप देखेंगे कि चनहुदड़ो एक स्थल है, चनहुदड़ो एक स्थल है और इस स्थल से हमको सेलखड़ी की मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि सेलखड़ी के द्वारा जो मोहरें निर्मित की गई हैं उनके साक्ष्य कहां से मिले हैं, चनहुदड़ो से मिले हैं। और आप देखिएगा ये जो छाप बना है ना, इसी छाप से आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता की लिपि का विकास होगा। अब देखिए, अब हम बात करेंगे मनका उद्योग। मनका उद्योग, एक बात समझिएगा, मनका, मनका मतलब मोती, अर्थ को समझ लें, मोती। मनका मतलब क्या, मोती। कुछ लोग मनका को मटका कह देते हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। मनका मतलब क्या, मोती। जो मोती उद्योग था या जो मनका उद्योग था यह हड़प्पा सभ्यता के एक महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक था। जैसे लोग करते क्या थे, यहाँ पर आप देखेंगे कि पत्थर हो गए, पत्थर से लेकर बहुमूल्य धातुओं तक के, बहुमूल्य धातुओं तक के मनके या मोती बनाए जाते थे और उन मोतियों को एक लरी में पिरोकर हार भी बनाया जाता था, ठीक ना। तो इसीलिए कभी कभी मनका उद्योग को माला उद्योग भी कहा जाता है, लेकिन माला उद्योग कहना सही नहीं होगा। मनका मतलब क्या, मोती। आप देखेंगे कि इसके साक्ष्य हमको लोथल, लोथल, इसके बाद क्या, चनहुदड़ो, चनहुदड़ो एवं सुरकोटदा, एवं क्या, सुरकोटदा, इन 3 स्थलों से हमको मनका उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, शीप उद्योग। शीप उद्योग, यदि शीप उद्योग की बात करें, शीप आप समझ ही रहे हैं, समुद्री क्षेत्रों से प्राप्त होता है जो शीप। इसमें से विशेषकर बात किया जाए तो बालाकोट, बालाकोट एवं लोथल, बालाकोट एवं लोथल से हमको शीप उद्योग के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपका हो गया शिल्प एवं उद्योग के संदर्भ में हमने बात कर लिया। अब शीप उद्योग के बाद हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी, यानी लिपि के संदर्भ में। देखिए, यदि लिपि की बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, इसी को कहा जाता है क्या, पिक्टोग्राफ। इसी को क्या कहा गया है, पिक्टोग्राफ कहा गया है।
हड़प्पा सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार के चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, एकदम स्पष्ट शब्दों में समझिएगा। इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है, जैसे समझिएगा, हम किसी भी चित्र को देख कर क्या लगा सकते हैं? सिर्फ एक अनुमान ही तो लगा सकते हैं। क्या किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं? नहीं। और ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इस बात की आवश्यकता होती है कि जैसे कोई भी लिपि हो, जब तक उस लिपि के पूरे अक्षर प्रकाश में नहीं आ जाते, तब तक हम क्या उस लिपि को पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे हम अपनी अपनी लिपि की बात करें, देवनागरिक लिपि की बात करें, तो क ख ग घ के जब तक सारे अक्षर किसी व्यक्ति को नहीं ज्ञात हो, क्या वो हिंदी पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। उसी तरह से अंग्रेजी की बात करें तो ABCD जो भी है, यदि उसके सारे अक्षर उसको नहीं पता होंगे तो क्या वह पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि को जो पढ़ने का दावा किया जाता है, यह पूरी तरीके से गलत है। वास्तविकता यही है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की पूरी लिपि अभी तक प्रकाश में आई ही नहीं है। उस लिपि के जो अक्षर है वो पूरी तरीके से अभी प्रकाश में आए ही नहीं है। शोध और अनुसंधान हो रहा है और नए नए प्रकार के पिक्टोग्राफ अभी प्राप्त होते चले जा रहे हैं। फिर आप कैसे यह दावा कर सकते हैं कि हमने हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा है? लगभग 400 प्लस, यानी 400 से अधिक अलग अलग प्रकार के पिक्टोग्राफ प्राप्त हुए हैं। ठीक ना? अब समझिएगा, इस टॉपिक को मैं जोड़ूंगा मोहर उद्योग से। हमने आपको क्या बताया था कि मोहरें बनाई गई थी और इन मोहरों पर अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए गए थे। जैसे किसी पर वृक्ष बना दिया गया था। हम वृक्ष को देखकर क्या अनुमान लगा सकते हैं? समझिएगा, वृक्ष को देखकर एक अनुमान लगाया जा सकता है कि आज भी हमारे हिंदू सभ्यता संस्कृति में तमाम ऐसे वृक्ष हैं जिनकी पूजा की जाती है। हम वृक्ष को देखकर कह सकते हैं कि यह व्यक्ति के धार्मिक मनोभाव को प्रदर्शित करता हो। यदि किसी पर पशु की आकृति बनी है, तो आज भी हमारे हिंदू सभ्यता संस्कृति के तमाम ऐसे पशु हैं। जैसे गाय की बात कर लिया जाए, हमने पीछे बताया आपको कि कुबड़ वाला बैल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। हम मात्र देखकर एक अनुमान लगा सकते हैं। जैसे किसी पर स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ है, किसी मुहर पर क्या बना हुआ है? स्वास्तिक चिन्ह इस तरह से बना हुआ है, ऐसे इस तरह का बना हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह जो है ये सूर्योपासना से संबंधित है। हम इसको देखकर सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं, हम यह दावा नहीं कर सकते कि हम इसको पढ़ें। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि का अभी तक सही तरीके से पठन पाठन नहीं हो पाया है। दूसरी बात याद रखिएगा, 2 पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा लेख कहां से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। और यह कितने चिन्हों वाला है? 17 चिन्हों वाला है। और दूसरा सबसे बड़ा लेख कहां से मिला है? धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा से। यह कितने चिन्हों वाला है? 10 चिन्हों वाला है। ठीक ना? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा लेख कालीबंगा से और दूसरा कहां से? धौलावीरा से। ठीक, तो इस प्रकार ये आपका हड़प्पा सभ्यता की लिपि हो गई। तो आज का टॉपिक बस यहीं तक। मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है, फिर गुजारिश है कि आप लोग अधिक से अधिक मित्रों को इस चैनल से जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि मेरी मुहिम का आप हिस्सा बने। मैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहता हूं। ठीक ना? तो आप चैनल का प्रचार करें, आप लोग वीडियो को देखें, क्योंकि हम बनाकर भी क्या करेंगे, यदि आप इसको देखेंगे ही नहीं तो हमारे बनाने का कोई मतलब नहीं निकल पाएगा। मैं इतने मेहनत से बना रहा हूं, तो कम से कम आप लोग इसको देखें, इसका फायदा उठाएं और इस कोविड के दौर में अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।